तो फिल्म के स्टार्ट में हम एक कोट देख पाते हैं जो कि कुछ ऐसा था, This I can declare, things that are in heaven are more real than things that are in the world. अब ये कोट इमैनुअल स्वीडेनबॉर्ग का है, जो कि रियल लाइफ में एक स्वीडिश क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, फिलोसोफर और मिस्टिक थे। स्वीडेनबॉर्ग अपनी एक बुक के लिए काफी फेमस है जिसका नाम है हेवन एंड हेल, एंड जनरलाइज करके हम ये कह सकते हैं कि स्वीडेनबॉर्ग आफ्टर लाइफ एंड स्पिरिट्स वगैरह में मानते थे। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले ही ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मूवी में स्वीडेनबॉर्ग पे थोड़ी चर्चा होगी, साथ ही पूरी मूवी का थीम उनके फिलॉसफी पे है, जिसे मैं वीडियो के एंड में बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। नाउ कमिंग टू द मूवी, यहाँ हम एक फैमिली को देख पाते हैं जहां हस्बैंड का नाम जॉर्ज है, वाइफ का नाम कैथरीना और इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है फ्रैनी। ये लोग मैनहट्टन में रहते हैं और रिसेंटली जॉर्ज अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। इनफैक्ट उसे न्यूयॉर्क अपस्टेट में एज अ हिस्ट्री आर्ट प्रोफेसर जॉब भी मिल गई है एट सैगिनो कॉलेज। अब कैथरीन अपस्टेट मूव करना नहीं चाहती थी क्योंकि एक तो कैथरीन आर्ट रिस्टोरेशन का अच्छा खासा जॉब मैनहट्टन में पहले से ही कर रही थी, मोर ओवर अपस्टेट मतलब सिटी से बहुत दूर गांव वाले एरिया में रहना जिससे कैथरीन कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन अपने पति जॉर्ज के लिए वो मान गई थी और जॉर्ज तो वहां ऑलरेडी एक नया घर ढूंढ चुका था बिना कैथरीन को बताए। खैर ये फैमिली सिटी छोड़ के अपस्टेट जाते हैं और वहां अपने नए घर में मूव इन करते हैं। इस घर में कैथरीन को ऑलरेडी एक पियानो मिलती है और आगे के कुछ सीन्स में हम देख पाते हैं कि कैसे कैथरीन इस पूरे घर को काइंड ऑफ सेटअप करती है। इस दौरान कैथरीन और जॉर्ज की बातों से हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज पहले पेंटिंग भी किया करता था, लेकिन अब उसकी पेंटिंग में कोई रुचि नहीं रही है। अब उस रात कैथरीन और जॉर्ज को घर में अजीब फ्यूम्स का स्मेल आता है। वहीं इनकी बेटी फ्रैनी को एक स्पिरिट दिखती है जिससे डर के फ्रैनी इनके साथ सोने आ जाती है। खैर अगले दिन जॉर्ज सैगिनो कॉलेज ज्वाइन करता है और उसकी मुलाकात वहां कॉलेज के हेड फ्लॉयड से होती है। यहाँ जॉर्ज और फ्लॉयड के बीच स्वीडेनबॉर्ग को लेकर थोड़ी चर्चा होती है, जहां हम समझ पाते हैं कि फ्लॉयड एंड इन जनरल इस टाउन के लोग स्वीडेनबॉर्ग के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, यानी वो स्पिरिट्स, आफ्टर लाइफ, एंजल्स एंड घोस्ट्स ये सब को मानते हैं। वहीं जॉर्ज इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करता। यहाँ फ्लॉयड जॉर्ज को उसका ऑफिस दिखाते हैं, साथ ही स्वीडेनबॉर्ग की एक बुक भी देते हैं एज अ वेलकम गिफ्ट। इस बुक का नाम था हेवन एंड हेल। वहीं दूसरी तरफ घर पे कैथरीन अपने बॉडी वेट को लेकर कंसर्न थी। बेसिकली कैथरीन बुलिमिया नामक मेंटल कंडीशन से सफर कर रही थी, जिसमें इंसान को हमेशा लगता है कि वो मोटा हो रहा है और ऐसे में वो इंसान न के बराबर खाना खाता है। इनफैक्ट ऐसे लोग कई बार दूसरे को दिखाने के लिए खाना खा भी लेंगे लेकिन तुरंत ही उसे उल्टी करके निकाल देते हैं, और हम कैथरीन को भी मूवी में कई बार ऐसा करते देख पाते हैं। एनीवेज यहाँ कैथरीन से मिलने दो यंग लड़के आते हैं जिनका नाम था एडी एंड कोल, और ये दोनों कैथरीन को हेल्प ऑफर करते हैं बहुत कम दामों में। लाइक एडी कहता है कि वो पेंटिंग, प्लम्बिंग, गार्डनिंग ये सारे काम घर के कर देगा, वहीं छोटा कोल फ्रैनी को बेबीसिट कर सकता है। कैथरीन को इन दोनों लड़कों की वाइब पसंद आती है और वो तुरंत इन्हें काम पे रख लेती है। अब उस रात जॉर्ज और कैथरीन की बातों से हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज को भी कैथरीन के खाना ना खाने वाली आदत के बारे में पता है और वो हमेशा कैथरीन को प्रोटीन ड्रिंक वगैरह लेने की सलाह देता रहता है। नाउ डिशेस करते वक्त कैथरीन को घर में एक पुरानी बाइबल मिलती है जिसके अंदर इस घर के पुराने ओनर्स के नाम लिखे गए थे। इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ फैमिली ट्री। बेसिकली लेट 1800s में ये घर स्मिथ फैमिली का था और वहां एक नाम को काट के डैम्ड लिखा गया था, जिसका अर्थ होता है शापित। इतना ही नहीं, कैथरीन घर में किसी स्पिरिट की प्रेजेंस भी फील करती है और कैथरीन को यहाँ एक अंगूठी भी मिलती है जिसे वो पहनना शुरू कर देती है। इन एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होकर कैथरीन अगले दिन यहाँ के हिस्टोरिकल सोसाइटी जाती है, जहाँ वो इस घर के ओरिजिनल ओनर्स की एक फोटो भी देख पाती है। वहीं दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी में जॉर्ज की मुलाकात विलिस नामक लड़की से होती है और जॉर्ज विलिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है। विलिस जो कि एडी की कजन है, वो समझ जाती है कि जॉर्ज शादीशुदा है। इनफैक्ट जॉर्ज की एक छोटी बेटी भी है। स्टिल विलिस भी जॉर्ज की तरफ अट्रैक्टेड तो थी। इसी के पैरेलल में कैथरीन एडी से थोड़ा बातचीत करती है, जहां वो जान पाती है कि एडी और कोल के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से ही एडी छोटे मोटे काम वगैरह करता है। एडी बताता है कि वो हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेता है और ऐसे में कैथरीन उसे इनवाइट करती है, सेइंग कि कभी मेरे घर पे भी आओ, वहां एक पियानो है, उसे प्ले करके दिखाओ। नाउ कमिंग टू जॉर्ज, वेल हम जान पाते हैं कि जॉर्ज अपने स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस हो रहा था और कॉलेज में उसकी मुलाकात जस्टिन सोकोलोव नामक औरत से होती है जो कि यहाँ की वीविंग इंस्ट्रक्टर थी। जस्टिन जॉर्ज और उसकी वाइफ को
अपने घर इनवाइट करती है टू नो ईच अदर वेल। और बातों बातों में जस्टिन की नजर जॉर्ज के ऑफिस में लगे उसके पुराने पेंटिंग्स पे पड़ती है। जस्टिन इन पेंटिंग्स की काफी बड़ाई करती है, ऑल्दो जॉर्ज का कहना था कि वो अब पेंट करना छोड़ दिया है, ये उसने काफी पहले पेंट किया था। अब उस रात घर पे कैथरीन को फिर से फ्यूम्स वाली स्मेल आती है और फ्रैनी को एक स्पिरिट दिखती है, लेकिन जॉर्ज इन बातों को सीरियसली नहीं लेता। इनफैक्ट कैथरीन को तो स्वीडेनबॉर्ग वाली हेवन एंड हेल बुक भी मिल जाती है और कैथरीन इस बुक को पढ़ने लगती है। वहीं जॉर्ज अपने मॉर्निंग रन के दौरान फिर से विलिस से मिल जाता है और वो विलिस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है, विच मींस कि वो अपनी वाइफ कैथरीन पे चीट करने लग गया था। अब ऑफिस जाने से पहले जॉर्ज की मुलाकात एडी से होती है और वो एडी से कहता है कि वो कैथरीन को इस घर की हिस्ट्री के बारे में ना बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ना बताए कि एडी और कोल पहले इसी घर में रहते थे। दिस मींस कि इस घर का कुछ तो पास्ट जरूर है जो कि जॉर्ज को पता है, लेकिन वो अपनी बीवी से छुपाया है। अब कहानी में आगे एडी और कैथरीन थोड़े क्लोज आ रहे हैं। आई मीन कैथरीन उसकी फोटो बना रही थी, वहीं एडी कैथरीन को पियानो बजा के सुना रहा था। कैथरीन को अब घर में स्पिरिट की प्रेजेंस भी ज्यादा फील होने लग गई थी और उसे नाइटमेयर्स भी आ रहे थे। इधर जॉर्ज कैथरीन पे बार बार चीट कर रहा था विद विलिस और कहीं ना कहीं विलिस इससे खुश नहीं थी, स्टिल वो जॉर्ज की तरफ अट्रैक्टेड थी। आगे के सीन्स में हम जॉर्ज और कैथरीन को जस्टिन के घर जाते देखते हैं, जहां ये लोग जस्टिन के हस्बैंड ब्रैम से भी मिलते हैं। यहाँ जॉर्ज और ब्रैम स्मोक करने में लग जाते हैं। वहीं जस्टिन कैथरीन को बताती है कि कैसे उसे वीविंग काफी पसंद है। जस्टिन के बुने गए कपड़ों को देख के कैथरीन वाज वेरी इंप्रेस्ड और वो फ्रैनी के लिए एक वुवन ड्रेस डिमांड करती है। इस पे जस्टिन कहती है कि बिल्कुल मैं फ्रैनी के लिए ड्रेस बनाऊंगी। ऐसे भी जॉर्ज अपनी माँ के लिए मुझसे एक स्कार्फ तो बनवा ही रहा है। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर कैथरीन क्योंकि कैथरीन को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। वैसे जस्टिन यहाँ कैथरीन को एक विमेंस आर्ट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, जिसके मेंबर्स हर महीने एक बार मिलते हैं और काफी टैलेंटेड मेंबर्स हैं। खैर इस मीट एंड ग्रीट के बाद कैथरीन और जॉर्ज वापस कार में घर जाने लगते हैं, जहां जॉर्ज हाई था और वो कार तेज चलाने लगता है। कैथरीन को जॉर्ज का ये मजाक पसंद नहीं आता और ऐसे में जब कार रुकती है तो कैथरीन गाड़ी से निकल के जॉर्ज पे गुस्सा होने लगती है। ये कहा सुनी थोड़ी फिजिकल हो जाती है, जिससे कैथरीन गिर जाती है और उसके चेहरे पे चोट भी आती है। इस पूरे सीन से हम क्लियरली समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं कैथरीन और जॉर्ज अब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। एनीवेज अगले दिन जॉर्ज फ्लॉयड के साथ फ्लॉयड के बोट पे चिल करने जाता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज का एक कजन हुआ करता था जिसके पास भी एक बोट थी नेम्ड द लॉस्ट होराइजन। वो कजन अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसकी मौत पानी में डूबने से हो गई थी। तब से उसकी बोट को जॉर्ज इनहेरिट किया है और यहाँ जॉर्ज ये भी बताता है कि उसका कजन गे था। ये सुन के फ्लॉयड कहता है कि स्वीडेनबॉर्ग के हिसाब से मौत तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि इंसान का रियल पर्पस तो आफ्टर लाइफ में होता है। बेसिकली ये दोनों थोड़ी फिलॉसफी पे बातें करते हैं और शाम तक दोनों इतना कनेक्ट करते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड को अपने घर पे बुला लेता है। यहाँ फ्लॉयड कैथरीन से मिलता है और वो कैथरीन को हेवन एंड हेल किताब पढ़ते देखता है, जिससे ही वाज वेरी इंप्रेस्ड। फ्लॉयड कैथरीन को बताने लगता है कि कैसे जो बुक की कवर है वो एक सोल के आफ्टर लाइफ ट्रांजिशन को दर्शाती है। कैथरीन फ्लॉयड को घर दिखाने लगती है और यहाँ फ्लॉयड को भी स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है। फ्लॉयड कहता है कि ये स्पिरिट कैथरीन को हार्म करना नहीं चाहती, रादर द स्पिरिट इज देयर फॉर कैथरीन। ऐसे में कैथरीन को थोड़ा बढ़िया फील होता है क्योंकि घर में स्पिरिट के प्रेजेंस को वो कई समय से फील कर रही थी, लेकिन अब फ्लॉयड भी इस बात को मान रहा था। इनफैक्ट फ्लॉयड ये तक कहता है कि हम लोग इस घर में सियॉन्स भी परफॉर्म करेंगे ताकि हम लोग स्पिरिट से बात कर सके। ऑफ कोर्स ये तब करेंगे जब जॉर्ज घर में नहीं होगा। मीनवाइल फ्लॉयड इस घर की हिस्ट्री पता करके कैथरीन को बता देगा कि यहाँ पहले कौन रहते थे और क्या सब हुआ था। तो फ्लॉयड के जाने के बाद जॉर्ज कैथरीन से पूछने लगता है कि क्या फ्लॉयड मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बोल रहा था। दिस क्लियरली शोड कि जॉर्ज कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फिश था और ऐसे में कैथरीन झूठ बोल देती है कि हाँ वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। ये सुनकर जॉर्ज वाज हैप्पी और वो अपने कलीग्स को होम पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता था और कैथरीन कहती है कि पार्टी में मेरे फ्रेंड्स और नेबर्स भी आएंगे। बस फिर क्या था, सीन डायरेक्टली पार्टी वाले दिन पे आती है जब कैथरीन की मुलाकात उस लेडी से होती है जो कि इन्हें ये वाला घर बेची थी। ये लेडी जिसका नाम मेयर है वो कैथरीन से इस घर की हिस्ट्री वाली बात छेड़ देती है एंड शी वाज सरप्राइज्ड टू नो कि कैथरीन को तो कुछ पता ही नहीं था। सरप्राइज्ड इसलिए क्योंकि मेयर जॉर्ज को सब बताई थी, लेकिन जॉर्ज कैथरीन से ये सारी बातें छिपाया था। ऐसे में मेयर कैथरीन को घर की थोड़ी हिस्ट्री बताती है जो कि काफी वायलेंट थी। दरअसल इनसे पहले इस घर में वेल फैमिली रहती थी, जहां पति का नाम कैल्विन वेल, वाइफ एला वेल और इनके दो बच्चे हैं एडी एंड कोल। जी हाँ, वही एडी एंड कोल जो कि फिलहाल कैथरीन के घर पे काम करते हैं। कैल्विन वेल काफी क्रूल इंसान था और एक रात वो अपनी बीवी बच्चों को नींद की दवा दे दिया। देन वो बाहर जाके अपने सारे काउज को गोली मार दिया। इसके बाद वो अपने गैराज के दोनों ट्रक्स को ऑन कर दिया, फिर बेडरूम का विंडो क्लोज कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि गाड़ी से निकलने वाले जो फ्यूम्स होते हैं यानी धुआं वो एस्केप ना कर पाए और गैराज से सीधा बेडरूम में आ जाए। इसके बाद वो खुद भी बेडरूम में बेहोश एला के साथ लेट गया तब तक जब तक इन फ्यूम्स की वजह से दोनों की मौत न हो गई। इस कहानी को सुनते ही कैथरीन
काफी कुछ समझ जाती है, जैसे उसे भी हमेशा घर में फ्यूम्स की स्मेल आती है और ये काम स्पिरिट्स का है। मोरओवर एडी उसे अपने पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मरने वाली जो बात बताया था वो बिल्कुल झूठ थी। नो वंडर एडी और कोल कैथरीन के इस घर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वो भी इतने कम कॉस्ट पे, क्योंकि दोनों आज भी इस घर को अपने घर जैसा ही मानते थे। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज कि कैथरीन जिस अंगूठी को अपने हाथ में पहन रखी थी वही सेम अंगूठी एला भी पहना करती थी, और एला से पहले स्मिथ्स फैमिली वाली लेडी भी इसको पहनती थी। स्मिथ फैमिली वो फैमिली जो कि ओरिजिनली इस घर को बनवाए थे। अब इसी के पैरेलल में जॉर्ज जस्टीन के साथ बाहर स्मोक करने जाता है, जहां नशे की हालत में जॉर्ज जस्टीन के हाथों को जोर से पकड़ लेता है और छोड़ ही नहीं रहा था। इस इंसिडेंट से जस्टीन को जॉर्ज पर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि जॉर्ज थोड़ा अजीब ही आदमी था और अब वो थोड़ा कॉशियस हो गई थी। खैर पार्टी के बाद कैथरीन जॉर्ज को कन्फ्रंट करती है, सेइंग कि वो उसे इस घर के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। जॉर्ज कैथरीन को ही ब्लेम करता है, सेइंग कि वो हर चीज पे कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है। तभी घर की एक रेडियो अपने आप बज उठती है और कनेक्शन निकाल देने के बाद भी रेडियो बंद ही नहीं होती। गुस्से में जॉर्ज रेडियो को पटक के तोड़ देता है। यहाँ से सीन कट होकर कुछ टाइम बाद का आता है जब कैथरीन घर पे फ्लॉयड और उसके सियॉन्स ग्रुप के मेंबर्स को बुलाती है ताकि वो सभी घर के स्पिरिट से कनेक्ट कर सके। कैथरीन बिलीव कि घर में जरूर एला की स्पिरिट है जो कि फॉर सम रीजन कैथरीन को रीच आउट करना चाहती है। ये सुन के फ्लॉयड कहता है कि एला तो पिछली ओनर थी वेल फैमिली से, लेकिन इस घर के ओरिजिनल ओनर्स तो स्मिथ्स फैमिली थे। बेसिकली लेडी स्मिथ जो थी वो बहुत अर्ली डिवोटी थी स्वीडनबॉर्ग की, और उनका मैरिज भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब लेडी स्मिथ के हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लेडी स्मिथ ऐसी फिलोसॉफिकल चीजें पढ़े जिससे इस कपल के बीच काफी तनाव रहता था। देन एक दिन अचानक लेडी स्मिथ इसी घर में रहस्यमय तरीके से मृत पाई गई और तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। ऑफ कोर्स ये काम लेडी स्मिथ के हस्बैंड का ही था। यानी देखा जाए तो इस घर में कई मौतें हुई हैं और हमेशा ये वायलेंस मेन द्वारा वुमेन पे किया जाता है, यानी पति पत्नी को मार देता है। यहाँ सियॉन्स ग्रुप वाले लोगों का कहना था कि ऐसी हाउसेस बुरी नहीं होती, रादर अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ रिसाइड करने वाले स्पिरिट्स नए लोगों को भी आफ्टर लाइफ तक पहुंचाने में मार्गदर्शन करते हैं। एक तरह से ऐसे घर काइंड ऑफ पोर्टल्स हैं बिटवीन आवर वर्ल्ड एंड आफ्टर लाइफ, और आफ्टर लाइफ में ही इंसान का रियल पर्पस है। ये मॉर्टल लाइफ तो बस ऐसे ही है। ऑफ कोर्स ये लोग स्वीडनबॉर्ग के फॉलोअर्स थे तो इनका ऐसा ही थॉट प्रोसेस होगा। यहाँ कैथरीन पूछती है कि इविल स्पिरिट्स भी तो हो सकते हैं, और इस पे सबका कहना था कि इविल स्पिरिट्स सिर्फ इविल लोगों से जुड़ते हैं, वहीं अच्छे स्पिरिट्स अच्छे लोगों से। खैर सियॉन शुरू किया जाता है और वहां टेबल पे रखा कपड़ा अपने आप हवा में उड़ के शेप्स लेने लगता है। घर में असाधारण गतिविधियां एकदम से बढ़ जाती हैं और जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब फ्लॉयड कहते हैं कि इस घर में सिर्फ एला नहीं बल्कि किसी और की भी स्पिरिट है। यहाँ से सीन कट होके अगले दिन का आता है जब जॉर्ज अपने स्टूडेंट्स के साथ एक क्लास ट्रिप पे जा रहा था इन एन एग्जीबिशन। इस ट्रिप पे जस्टीन भी आती है और एग्जिबिट में जॉर्ज की मुलाकात अपने एक पुराने कलीग डॉक्टर वॉरेन से हो जाती है। डॉक्टर वॉरेन नोटिस करते हैं कि बच्चे जॉर्ज को प्रोफेसर कह के पुकार रहे थे और इससे डॉक्टर वॉरेन बहुत सरप्राइज थे। क्यों? क्योंकि जॉर्ज को प्रोफेसर वाली जॉब कैसे मिल सकती है जब जॉर्ज के लिए कोई रिकमेंडेशन लेटर लिखा ही नहीं था। बेसिकली प्रोफेसर वाली जॉब के लिए रिकमेंडेशन लेटर कंपलसरी था और जॉर्ज को कोई भी रिकमेंड किया ही नहीं था, तो फिर उसे प्रोफेसर वाली पोजीशन पे जॉब मिली कैसे? जॉर्ज यहाँ फौरन डॉक्टर वॉरेन से झूठ बोल देता है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, टेम्प इंस्ट्रक्टर हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि जॉर्ज तो एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया इस नए कॉलेज में। और ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच हो रही थी, ये सारी कॉन्वर्सेशन जस्टीन सुन लेती है। जस्टीन जॉर्ज को सटल वे में कह देती है कि वो इस बारे में और छानबीन करेगी। अब इस इंसिडेंट के बाद जॉर्ज थोड़ा परेशान हो गया था और घर आके वो अपनी वाइफ कैथरीन से झूठ बोलने लगता है कि अब से तुम जस्टीन से मत मिलना क्योंकि जस्टीन लेस्बियन है एंड शी इज हिटिंग ऑन हर। लेकिन कैथरीन तो ऑलरेडी जॉर्ज पे गुस्सा थी। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन कैथरीन को पता चल चुका था कि जॉर्ज का विलिस के साथ अफेयर चल रहा है। बेसिकली आफ्टरनून के टाइम में कैथरीन लाइब्रेरी में जॉर्ज की एक बुक रिटर्न करने गई थी जो कि विलिस के नाम पे थी और लाइब्रेरियन क्लियरली हिंट कर दी कि जॉर्ज एंड विलिस वेयर क्लोज। इनफैक्ट जॉर्ज की बेटी भी क्लियरली कहती है कि विलिस तो पापा की दोस्त है। तो हाँ, दिस वाज क्लियर एनफ कि जॉर्ज का विलिस के साथ चक्कर चल रहा था। अब अगले दिन जॉर्ज कॉलेज जाता है तो वो फ्लॉयड से मिलता है और फ्लॉयड को जस्टिन सब कुछ बता दी थी। बेसिकली हम व्यूअर्स यहाँ जान पाते हैं कि जॉर्ज अपने लिए खुद से एक नकली रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया था जहां वो अपने सीनियर कलीग्स की सिग्नेचर वगैरह फोर्ज किया था। मतलब देखा जाए तो जॉर्ज ये जॉब कभी डिजर्व ही नहीं करता था और ये बात अब फ्लॉयड को पता चल चुकी थी। जॉर्ज यहाँ फ्लॉयड से कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को एक्सप्लेन करने का और फ्लॉयड कहते हैं कि मैं तुम्हारे क्राइम को रिपोर्ट करने से पहले तुम्हारी बात एक बार जरूर सुनूंगा। अब उस रात जॉर्ज के पेरेंट्स भी घर पे आए थे और बातों बातों में हम जॉर्ज के उस कजन के बारे में जान पाते हैं जो कि गे था और डूब के मारा गया था। पेरेंट्स बताते हैं कि वो बड़ी
प्यारी छोटी छोटी ड्राइंग्स करता था। और ये सुन के कैथरीन रियलाइज करती है कि ये तो उन ड्राइंग्स की बात हो रही है जिसे जॉर्ज हमेशा अपना क्लेम करता है। मतलब जॉर्ज इतना झूठा आदमी है कि वो अपने लेट कजन की ड्राइंग को अपना बताता फिरता है, तभी तो वो किसी के सामने ड्रॉ ही नहीं करता क्योंकि उसे ड्राइंग आती ही नहीं है। तो इन बड़े रिवील्स के बाद जॉर्ज और कैथरीन और भी बिछड़ रहे थे। वहीं हम देख पाते हैं कि कोई स्पिरिट जॉर्ज को भी मैनिपुलेट कर रही थी। अब अगले दिन जॉर्ज फ्लॉयड से उसके बोट पे मिलता है और वो एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उसे इस जॉब की जरूरत है। देन झूठी कहानी बोल के खुद को विक्टिम बताता है वगैरह वगैरह। अब हम व्यूअर्स तो समझ ही रहे हैं कि जॉर्ज झूठ बोल रहा था, लेकिन फ्लॉयड जॉर्ज से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं जॉर्ज, लेकिन तुमने रिकमेंडेशन लेटर जो फॉर्ज किया है वो एक क्राइम है और इसीलिए मुझे एचआर को इस बारे में बताना तो होगा ही। अब जॉर्ज ये सहन नहीं कर पाता, जिसके परिणाम अनुसार वो फ्लॉयड को वहीं पानी में डुबो के मार देता है। इसी के पैरेलल में कैथरीन गुस्से में एडी के साथ हुकअप करती है क्योंकि जॉर्ज एनीहाउ उस पे चीट तो कर ही रहा था। अब पैरेलल में एक और घटना होती है विच इज कि जस्टिन एक कैफे में विलिस से मिलती है जो कि वही स्कार्फ पहनी हुई थी जो जस्टिन अपने हाथों से बुन के जॉर्ज को दी थी उसकी मां के लिए। यानी जॉर्ज ये भी झूठ बोला था कि उसे अपनी मां के लिए स्कार्फ चाहिए, वो तो ये स्कार्फ विलिस को गिफ्ट कर दिया था। ऐसे में जस्टिन जॉर्ज को रास्ते में एक जगह मिल जाती है और इस टॉपिक पे कन्फ्रंट करती है। इनफैक्ट वो पाती है कि जॉर्ज उस वक्त एकदम भीगा हुआ था, ऑफ कोर्स पानी में फ्लॉयड को डुबो के जो आ रहा था। ऐसे में जॉर्ज अब जस्टिन पे भी भड़क जाता है और वो अपनी कार से जस्टिन के कार को ऐसा ठोकता है कि जस्टिन के कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे वो कोमा में चली जाती है। इसके बाद जॉर्ज वापस घर आता है जहां वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि कोई स्पिरिट उससे बात कर रही थी। उस रात घर में एक बर्ड भी खिड़की तोड़ के अंदर आ गई थी विच रिप्रेजेंटेड इविल फोर्स। एनीवेज अगले दिन सभी को फ्लॉयड के मौत के बारे में और जस्टिन के एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि दिस वाज ऑल डन बाय जॉर्ज। वहीं कॉलेज में जॉर्ज को हेड बनाने की बात होती है क्योंकि फ्लॉयड इज नो मोर और ये सुन के जॉर्ज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाहर से वो सबको अपना दुख दिखा रहा था। उस दिन क्लास में प्रोजेक्टर पे कोई तो हेवन एंड हेल वाली कवर फोटो लगा दिया था जो कि चेंज ही नहीं हो रहा था और इससे जॉर्ज काफी भड़कता है। इसलिए वो जल्दी घर वापस आता है एंड डिस्कवर्स कि कैथरीन अपनी बेटी को लेकर जॉर्ज को छोड़ के भागने के प्लान में थी। ऐसे में इनके बीच हाथापाई हो जाती है और कैथरीन जॉर्ज को कन्फ्रंट करती है सेइंग कि तुम अफेयर किए, सब कुछ झूठ बोले, मेरा पूरा करियर सैक्रिफाइस हो गया तुम्हारे चक्कर में और तुम ऐसे निकले वगैरह वगैरह। गुस्से में जॉर्ज कहता है कि तुम खाना तो खाती नहीं हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहा। वैसे तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, आई विल नॉट स्टॉप। अब दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि जॉर्ज कैथरीन के प्रोटीन ड्रिंक में नींद की गोली मिला दिया था जिससे कैथरीन कहीं जा ही नहीं पाती, रादर वो एकदम बेहोश होने लगती है और घर के अंदर आती है टू कॉल समवन। हम देख पाते हैं कि एला की स्पिरिट उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड में कैथरीन कॉल नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। एला की स्पिरिट वही थी जो कहती है आई एम हियर फॉर यू, लेकिन एक मेल स्पिरिट नो भी कहता है, जिसके बाद एला की स्पिरिट गायब होती है। ऐसा लग रहा था मानो उस मेल स्पिरिट में और एला की स्पिरिट में भी एक टक्कर चल रही है। नाउ अब सीन में आता है जॉर्ज जो कि कुल्हाड़ी लिए हुए था और उसे एक मेल स्पिरिट मैनिपुलेट कर रही थी बाय सेइंग फ्री योरसेल्फ। इन द एंड जॉर्ज अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से हमला करके मार डालता है। अगर आप ध्यान दे तो इस कत्ल के अंदर भी स्लीपिंग पिल्स यानी सोने वाली दवाई का इस्तेमाल किया गया था। तो हाँ, इस घर में जितने वॉयलेंस हो रहे हैं उसके पैटर्न्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। खैर अगले दिन जॉर्ज ऐसे बिहेव करता है मानो वो कॉलेज से वापस आया और उसे अपनी बीवी इस तरह से मृत अवस्था में मिली। इस केस में जॉर्ज के पेरेंट्स, टाउन वाले, मीडिया और पुलिस सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और पुलिस का शक इनिशियली एडी और जॉर्ज पे ही जाता है। ऑल्दो थोड़ी छानबीन करने से, आस पड़ोस पूछने से उन्हें पता लग जाता है कि कत्ल जॉर्ज ही किया है, लेकिन पुलिस वालों को जॉर्ज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जॉर्ज को हिरासत में नहीं रख पाते, उसे छोड़ना ही पड़ता है। इस पॉइंट पे जॉर्ज अपनी बेटी फ्रैनी को कनेक्टिकट लेके चला जाता है जहां जॉर्ज के पेरेंट्स का घर था। नाउ दिस वाज द मोमेंट जब हम एला की सोल को देखते हैं, देन कैथरीन के सोल को भी सुन पाते हैं जो कि जस्टिन को जगा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी अच्छी सोल्स मिल गई थी और इससे फाइनली जस्टिन जाग जाती है और वो पुलिस को जॉर्ज के खिलाफ बयान दे देती है। इनफैक्ट वो जॉर्ज को एक नोट भी भेजती है जिसपे लिखा था कि मुझे सब याद है जॉर्ज। अब ये नोट देख के जॉर्ज वो श्योर कि अब तो वो पक्का अरेस्ट होगा ही, और हम जॉर्ज के इनर वॉइस को भी समझ पाते हैं। ये इनर वॉइस जॉर्ज को कन्विंस कर रही थी कि सब उसके खिलाफ है, वो अच्छी चीजें डिजर्व करता है, तुम अपने इंपल्सेस को ट्रस्ट करो और वही करो जो तुम्हारा मन करता है, वगैरह वगैरह। ऐसे में जॉर्ज अपने कजन वाली बोट द लॉस्ट होराइजन को लेके समुद्र में निकल जाता है। हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत तगड़ा वाला तूफान आता है और जॉर्ज की बोट इस तूफान में फंस चुकी थी। पूरा आसमान लाल था मानो आग लग गया हो और बादलों में हम उल्टा क्रॉस देख पाते हैं। इनफैक्ट जॉर्ज के बोट के आसपास काइंड ऑफ आग लग जाती है मानो नरक की आग हो, एंड दिस डिपिक्टेड कि जॉर्ज उसके चपेट में आके वहीं मारा गया। देन ये सीन एक फ्रेम में ट्रांजिशन करती है जिसके बाद हमें
अगेन स्मिथ्स फैमिली की एक फोटो दिखाई जाती है। इस फोटो में लेडी स्मिथ के हाथ में वही अंगूठी थी जो बाद में एला पहनी थी और अंततः कैथरीन। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म थिंग्स हर्ड एंड सीन की कहानी, और फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है, लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई चीजों को लेके हम कई डीपर मीनिंग्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर कहानी को लीनियर वे में समझे तो इस घर के रियल ओनर द स्मिथ्स थे। वहां लेडी स्मिथ स्वीडनबॉर्ग को मानती थी और उनके हस्बैंड इससे चिढ़ते थे। देन एट सम पॉइंट हस्बैंड स्मिथ अपनी पत्नी को मार दिए, जिससे लेडी स्मिथ की आत्मा घर में ही रह गई। समय के साथ स्मिथ भी मरा होगा और उसकी आत्मा भी यही थी। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मेल जो आत्मा थी वो बुरी आत्मा हुई और फीमेल वाली आत्मा अच्छी आत्मा। सेम हुआ वेल फैमिली के साथ, जहां घर का मर्द बीवी को मार डाला जिसका नाम एला था। एंड देन ये साइकिल अगेन रिपीट हुआ विद जॉर्ज एंड कैथरीन, जहां जॉर्ज कैथरीन को मार डाला। नाउ वन इंटरेस्टिंग डिटेल इज कि एडी एंड कोल जानते थे कि उनके पिता बुरे थे, इसीलिए उन्होंने अपना सरनेम वेल चेंज करके अंकल वाला सरनेम यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि था लक्स। अब इस पॉइंट पे आप एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई फिल्म में तो अच्छे लोग मारे ही जा रहे थे, तो फिर जस्टिस कहां से हुआ यहाँ? वेल इसी पॉइंट पे आती है इमैनुअल स्वीडनबॉर्ग की थियरी, जिनका मानना है कि एक इंसान का रियल मोटिव या पर्पस आफ्टर लाइफ में है। यानी या तो आप हेवन जाओगे या फिर हेल, और कई स्पिरिट्स लोगों की मदद करते हैं इस ट्रांजिशन में। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो ये मॉर्टल लाइफ है उसमें हमारा रियल पर्पस नहीं है, बल्कि डेथ के बाद है। अब अगर आप गौर करें तो एला की आत्मा कैथरीन को मरने से तो बचा नहीं पाई, लेकिन आफ्टर डेथ हम क्लियरली कैथरीन और एला को साथ देखते हैं, वो भी एंजेलिक फॉर्म में। ऐसे ही लेडी स्मिथ भी एला की मदद की होंगी क्योंकि ये अच्छी स्पिरिट्स थी। एंड एज आई सेड बिफोर, अच्छी स्पिरिट्स अच्छे इंसान से ही कनेक्ट करती हैं। वहीं बुरी स्पिरिट यानी घर में रहने वाले मर्दों की स्पिरिट बुरे लोगों से यानी मर्दों से कनेक्ट करके उन्हें गलत करने को उकसाती थी। तो भले हमारे मॉर्टल वर्ल्ड में ये बुरी स्पिरिट्स जीत रही होंगी, लेकिन आफ्टर लाइफ में तो उन्हें नर्क ही मिलना है। अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि क्या ये साइकिल आगे भी रिपीट होती चली जाएगी? वेल आई थिंक ये साइकिल फाइनली ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि फिल्म के लास्ट कुछ सीन्स में हम क्लियरली जॉर्ज को समुद्र में फंसते हुए देख पाते हैं, और जैसा वहां का माहौल था वो कहीं ना कहीं नर्क के दरवाजे को डिपिक्ट करता है। सब कुछ रेड था, चारों तरफ आग और उल्टा क्रॉस। ये नर्क नहीं तो और क्या है? एंड दिस मींस कि फाइनली ये बुरी स्पिरिट्स हेल में चली गई हैं। वहीं अच्छी स्पिरिट्स को हेवन मिला होगा, जिसके ट्रांजिशन में सीधा क्रॉस होगा, कुछ वैसा ही जैसा हम स्वीडनबॉर्ग के किताब हेल एंड हेवन के कवर पे देखे थे। ओवरऑल बुरी आत्मा गई नर्क में और अच्छी आत्माएं स्वर्ग में, जबकि पहले दोनों इसी घर में फंसी हुई थी। सो आई बिलीव कि अब ये साइकिल टूट चुकी है, बट स्टिल कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इस थियरी में मानते हैं कि ये साइकिल अब भी रिपीट होगी। अब इस फिल्म में स्वीडनबॉर्ग के बिलीव्स के अलावा फेमिनिज्म का एक अच्छा तर्का भी लगाया गया है। जैसे कैथरीन कैसे बहुत टैलेंटेड थी लेकिन उसका पति निकम्मा था। जॉर्ज नकली रिकमेंडेशन लेटर बना के एक नॉन डिजर्विंग जॉब पाया और उसकी जॉब के लिए डिजर्विंग कैथरीन अपना जॉब छोड़ दी। इन जनरल घर में जॉर्ज के हिसाब से ही सब कुछ होता था और कैथरीन को कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था। देन जॉर्ज पेंटिंग्स भी अपने कजन का चुराया था जो कि गे था, और क्योंकि फिल्म 1980s में सेट है, हम नॉन बिलीवर वाले मेल कैरेक्टर्स को उसे गे होने पे बैश करते हुए भी सुन पाते हैं। वहीं औरतें या फिर जो बिलीवर्स थे उनको उस लड़के के गे होने से कोई आपत्ति नहीं थी। जॉर्ज चीटर था, फ्रॉड था, सेल्फिश था, नशेड़ी था और अंत में कातिल भी बन गया, मतलब हर खराब गुण से संपन्न था। वहीं लेडीज या बिलीवर्स बिल्कुल सही थे, लाइक एंजल्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस फिल्म की कहानी को बुनी गई है और यहाँ किस तरह की फिलॉसफी डिपिक्ट करी गई है। नाउ वन फाइनल क्वेश्चन कि अगर जॉर्ज इतना बुरा था, वो काबिल नहीं था जॉब के लिए, तो स्टूडेंट्स उससे कैसे प्रभावित थे? वेल स्टूडेंट्स को तो उस एज में रिबेलियस चीजें ही पसंद आती हैं। अगर आप स्टूडेंट को ये कहो कि आपको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ बुरा बात सिखाओ तो हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है। तो बेसिकली जॉर्ज उन्हें न्यू फिलॉसफी सिखा रहा होगा जो कि ट्रेंडी होगा और इसीलिए स्टूडेंट्स के बीच वो काफी पॉपुलर हो गया था। नाउ वीडियो के इंट्रो में मैंने कहा था कि इस फिल्म की द शाइनिंग मूवी से थोड़ी रिजेंबलेंस है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक घर था विद ए वायलेंट हिस्ट्री, देन लास्ट में एक्स से मारना वगैरह वगैरह। हालांकि ये फिल्म द शाइनिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है, स्टिल इस फिल्म के लास्ट 30 मिनट्स काफी इंटरेस्टिंग थे। मुझे पर्सनली इस फिल्म में जो छोटे छोटे डिटेल्स थे वो काफी अच्छे लगे, और अगर आप चाहे तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं।